एपिसोड 41। अवंतिका सृष्टि की बहन। सृष्टि अभी हाफ रही थी, उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे बार बार अलमारी का हिलना दिखाई दे रहा था। तभी सम्राट ने उसके सिर को सहलाते हुए कहा, अंडस्को सृष्टि तुम ठीक हो। सृष्टि ने हाँ में गर्दन हिला दी, लेकिन उसने सम्राट से अपनी बाजू अलग नहीं की, वह भी सम्राट के सीने से चिपकी हुई थी। अब आगे सम्राट ने सृष्टि को खुद से अलग किया और बोला, अंडस्को सृष्टि सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं हुआ। सम्राट ने सृष्टि को एक चेयर पर बैठाया और एक नौकर से कहकर पानी मंगवाया। नौकर कुछ ही सेकंड में पानी लेकर आ गया। सम्राट ने सृष्टि को पानी पिलाया और फिर उसकी कमर को सहलाने लगा, लेकिन सृष्टि का दर्द तो जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था। उसे बार बार अलमारी का गिरना याद आ रहा था। वह अलमारी को देख रही थी, कुछ नौकर उसे उठाकर ले जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह अलमारी भी सृष्टि को गुस्से में देख रही है। सृष्टि सा अलमारी को तब तक निहारती रही जब तक नौकर उसे उठाकर बाहर नहीं ले गए। वहीं दूसरी तरफ आश्रम में महापुरोहित जी एक खिड़की के पास खड़े थे और उनके पीछे रणधीर सिंह राणा और रत्नावती भी खड़े थे। महापुरोहित जी खिड़की के बाहर एक ऊंची सी पहाड़ी को एकटक देख रहे थे। महापुरोहित जी एक पहाड़ी की चोटी को देख रहे थे जो काफी ऊंचाई पर थी। महापुरोहित जी की नजर एक सेकंड के लिए भी उस पहाड़ की चोटी से नहीं हटी। तभी उनके आंखों के सामने कुछ पल दिखाई देने लगे। बंजारन उस पहाड़ी की चोटी पर खड़ी थी। उसने अपना एक हाथ अपने पेट पर रखा। बंजारन की आंखों में पानी था। ऐसा लग रहा था ना जाने कितने ही दिनों से बंजारन लगातार रो रही है। उसकी आंखों के सामने बार बार रणधीर सिंह राणा का धोखा आ रहा था। बंजारन ने अपने आंसू पोंछकर कहा, अंडस्को अगर मेरी जिंदगी में राणा साहब नहीं तो ये जिंदगी व्यर्थ है। मैं जीकर क्या करूंगी। मैंने तो स्वयं को राणा साहब को सौंप दिया था, लेकिन राणा साहब ने तो प्रेम के बदले मुझे धोखा दे दिया। बंजारन ने अपनी आंखें बंद की और वह जैसे ही कूदने को हुई उसने अपने हाथ पर किसी का हाथ महसूस किया। बंजारन ने अपनी आंख खोलकर देखा तो उसके बिल्कुल पीछे करीब 60-70 साल का एक तांत्रिक खड़ा था। उसके चेहरे पर सफेद दाढ़ी थी, माथे पर काले रंग का टीका लगा हुआ था, गले में हड्डियों की माला थी। उसने काले कपड़े पहने हुए थे। उसका चेहरा देखकर कोई भी डर जाए, लेकिन बंजारन वह नहीं डरी क्योंकि वह अपनी जिंदगी से हार मान चुकी थी। बंजारन ने अपना हाथ उसे तांत्रिक से छुड़वाते हुए कहा, अंडस्को बाबा मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मैं जीना नहीं चाहती। तांत्रिक ने बंजारन का हाथ नहीं छोड़ा बल्कि उसे खींचकर चोटी से थोड़ा दूर करके कहा, किसी भी समस्या का हल मृत्यु नहीं है बच्ची। बंजारन ने कहा, आप नहीं समझेंगे बाबा, मेरी समस्या का हल मृत्यु ही है। मैं बिन ब्याही माँ बनने वाली हूँ। मुझे प्रेम में धोखा मिला है। मैं इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर सकती और अपनी जिंदगी खत्म करना चाहती हूँ। तांत्रिक ने कहा, अंडस्को क्यों खत्म करना चाहती हो। क्योंकि तुम्हें प्रेम में धोखा मिला। जिसने तुम्हें धोखा दिया तुम उसकी जिंदगी खत्म करो, अपनी नहीं। तांत्रिक की बात सुनकर बंजारन हैरानी से तांत्रिक को देखने लगी और फिर वह नाम एक गर्दन हिलाते हुई बोली, अंडस्को ऐसा ना कहिए। राणा साहब से मैं बहुत प्रेम करती हूँ। माना कि वह मुझे प्रेम नहीं करते, लेकिन मैं सपने में भी उनका बुरा नहीं सोच सकती। इस पर तांत्रिक ने कहा, अंडस्को जिस आदमी ने तुझे मौत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया, तुम अब भी उसके प्रेम की दुहाई देती हो। औरत कमजोर होती है ये सोचकर मर्द अपनी ताकत उस पर आजमाता है। तुम्हारे राणा साहब ने भी यही किया, तुम पर अपनी ताकत आजमाए और तुम कमजोर होकर मृत्यु को गले लग रही हो। तांत्रिक की बातों का असर अब बंजारन पर हो रहा था। बंजारन ने भी मन ही मन कहा, अंडस्को सही तो कह रहे हैं बाबा, मैंने क्या किया। मैंने तो निस्वार्थ थी राणा साहब को प्रेम किया, धोखा तो उन्होंने मुझे दिया। तांत्रिक समझ गया कि बंजारन की बातों में आ रही है। तांत्रिक ने गर्म लोहे पर चोट मारते हुए कहा, अंडस्को क्या सोच रही हो बेटी। जिसने तुम्हें धोखा दिया है तुम्हें उसे बर्बाद कर देना चाहिए। उसे ऐसा बर्बाद करना चाहिए, ऐसे बर्बाद करना चाहिए कि उसकी साथ पुश्ते भी किसी लड़की के साथ धोखा करने से कतराए। अगर आज तुमने उसे बिना सजा दिए मुक्त कर दिया तो वह कल को किसी और लड़की की जिंदगी खराब करेगा। ऐसे मनुष्य की जगह तो नर्क में भी नहीं है। बंजारन ने अपनी आंसू पहुंचकर हल्के गुस्से में कहा, अंडस्को आप सही कह रहे हैं बाबा। राणा साहब के प्रेम में अंधी होकर मैंने इस बात पर तो विचार ही नहीं किया। अब आप ही बताइए बाबा, मैं क्या करूं। मैं भी अब राणा साहब की बर्बादी ही चाहती हूं। उन्हें एहसास दिलाना चाहती हूं कि मैं किस दर्द से गुजर रही हूं। बंजारन की बात सुनकर तांत्रिक के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। तांत्रिक ने कहा, अंडस्को चलो मेरे साथ। बंजारन बिना सोचे समझे तांत्रिक के साथ चली गई और तांत्रिक उसे शमशान घाट ले आया। ये सारा नजारा महापुरोहित जी की आंखों में ही चल रहा था और तभी उन्होंने बिना पलटे कहा, अंडस्को रणधीर सिंह राणा तुम्हारे किए की सजा तुम्हारे पोते भुगत रहे हैं। न तुम बंजारन को धोखा देते और न वह बंजारन उस पापी तांत्रिक की बातों में आती। ये सुनते ही रणधीर सिंह राणा घुटनों के बल झटके से बैठ गया। उसकी आंखें लाल हो गई।
उसकी आंखों में जो आंसू थे वह गिरने लगे। रणधीर सिंह राणा ने बेबस की आवाज में कहा, मैं भूतकाल को बदल नहीं सकता, अपने किए पर सिर्फ पछता सकता हूँ। जब तक जीवित हूँ अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को मरते हुए नहीं देख सकता, फिर भी मैंने 4 जवान लाश अपने कंधे पर उठाई है। आप ही बताएं महापुरुष जी, मैं क्या कर सकता हूँ? अपने पछतावे के लिए मैं तिल तिल मरता हूँ। अपने अभिमन्यु को मैंने खुद से दूर करके रखा था कि वह काला साया मेरा अभिमन्यु पर न पड़े, फिर भी मेरा सम्राट उसे काले साये के पकड़ में आ गया। महापुरोहित जी पलटकर दादाजी के पास आए और फिर रणधीर सिंह राणा को अपनी दोनों बाजू से उठाकर कहा, मैं जितना कर सकता था मैं कर रहा हूँ, लेकिन कल फिर वो हमारे यज्ञ में विघ्न डालेगा। लेकिन यज्ञ तो संपूर्ण करना ही पड़ेगा, हमारे पास यज्ञ करने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं है। रात का वक्त, राणा साहब की हवेली। सम्राट और सृष्टि डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। दादा दादी जी अभी तक आए नहीं थे। युवराज, अभिमन्यु और अवंतिका भी अभी तक हवेली वापस नहीं आए थे। इस वक्त हवेली में बस सम्राट और सृष्टि थे जो डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे, लेकिन सृष्टि का ध्यान खाना खाने में बिल्कुल नहीं था। उसकी आंखों के सामने तो बार बार वह अलमारी आ रही थी और जब भी वह अलमारी सृष्टि की आंखों में आती, सृष्टि को अंदर से घबराहट महसूस होती। सम्राट ने सृष्टि की प्लेट में खाना परोसते हुए कहा, सृष्टि खाना खा लो, उस बारे में मत सोचो। सृष्टि ने सम्राट की तरफ देखकर कहा, डॉक्टर जी वह इतनी भारी अलमारी खुद कैसे गिर गई? सम्राट ने कहा, शायद बैलेंस नहीं बना होगा, तो गिर गई। तुम इस बारे में मत सोचो, मैं ठीक हूँ और तुम भी ठीक हो, चलो खाना खा लो। सृष्टि का खाने का मन बिल्कुल भी नहीं। सृष्टि खड़ी हो गई और सम्राट की प्लेट में खाना सर्व करते हुए बोली, डॉक्टर जी मुझे नहीं खाना, आप खा लीजिए, मेरा मन नहीं है। सम्राट ने सृष्टि की कलाई पकड़ी और उसे अपने पास बिठाकर कहा, सृष्टि खा लो, थोड़ा तो खा लो। सृष्टि ने गर्दन हिला दी। सम्राट ने एक बाइट लिया और सृष्टि की ओर बढ़ा दिया। सृष्टि को सेकंड तक सम्राट को ही देखती रही। सम्राट ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, सृष्टि मुझे देखने से पेट नहीं भरेगा, खा लो। सृष्टि ने खाना खा लिया और तभी 3 खुराफात की एंट्री हो गई। अभिमन्यु, युवराज और अवंतिका तीनों ने सम्राट और सृष्टि को देखा तो अभिमन्यु ने डाइनिंग टेबल पर आकर सम्राट को चिढ़ाते हुए कहा, लगता है गलत टाइम पर आ गए, यहाँ तो दावत इश्क चल रही है। अभिमन्यु की बात सुनकर सम्राट ने ही फिर से आंखें बंद कर ली। सम्राट ने कहा, अभी सुबह मुझे इतना चिढ़ाकर गया है फिर भी इसका मन नहीं भरा। सृष्टि ने जवाब देते हुए कहा, नहीं भैया, वह मेरा खाना खाने का मन नहीं था, इसलिए डॉक्टर जी मुझे खाना खिला रहे थे। इस पर युवराज ने सम्राट के कंधे पर हाथ मार कर कहा, खाना खाने का मन तो मेरा भी नहीं है, थोड़ा सा खाना मुझे भी खिला दे। सम्राट ने कुछ नहीं कहा। सृष्टि ने सम्राट को देखकर कहा, आप रहने दीजिए, मैं खुद खा लूंगी। थोड़ी बहुत हंसी मजाक करने के बाद सब डाइनिंग टेबल पर खाना खाने लगे। अवंतिका हमेशा की तरह खाना खाने का नाटक कर रही थी। सम्राट और सृष्टि खाना खाने के बाद अपने कमरे में चले गए। अवंतिका कुछ सोच रही थी और अपने चम्मच बाउल में हिला रही थी। तभी अभिमन्यु ने कहा, अवंतिका इतना मत सोचो, बेशक आज हमें निराशा हाथ लगी है, लेकिन हो सकता है कल हमें कोई सुराग मिल जाए। युवराज भी अपना खाना खाते हुए बोला, यार आज 3 गांव छान मारे, कहीं कुछ नहीं मिला। पता नहीं सृष्टि भाभी की माँ जिंदा भी है या नहीं, हमें कैसे पता चलेगा? इतने सारे लोगों में हम सृष्टि भाभी की असली माँ को कैसे ढूंढेंगे? अभिमन्यु ने कहा, ये तो मैं भी नहीं जानता कि हम उस औरत तक कैसे पहुँचेंगे, लेकिन उस औरत तक पहुँचना बहुत जरूरी है, तभी उसे कुएं की गुत्थी सुलझेगी। अवंतिका कुछ बोल नहीं रही थी, बस युवराज और अभिमन्यु की बातें सुन रही थी। थोड़ी देर अवंतिका बैठी रही और फिर बिना कुछ बोले वहां से चली गई और सीधा अपने कमरे में आकर खिड़की के पास खड़ी हो गई और तभी दाईमा लाठी के सहारे उसे कमरे में आई। दाईमा ने फिर कहा, राजकुमारी क्या कोई परेशानी है? अवंतिका ने गहरी सांस लेकर कहा, आज वह उसे फिर बुलाएगा, अपनी पूरी ताकत के साथ बुलाएगा, सृष्टि आज रुक नहीं पाएगी। दाईमा ने कहा, जब तक सम्राट सृष्टि के साथ है उसे कुछ नहीं होगा। अवंतिका ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं दाईमा, सम्राट अभी भी सृष्टि से प्यार नहीं करता। जब तक सम्राट सृष्टि से प्यार नहीं करेगा तब तक सृष्टि को वह ऐसे ही बुलाता रहेगा और सृष्टि मजबूर होकर उसके पास जाएगी। आज सच में काली रात है, आज वह अपनी पूरी ताकत के साथ उसे बुलाएगा और आज मैं उसे रोक नहीं पाऊंगी। अवंतिका ने फिर एक गहरी सांस लेकर कहा, दाईमा, अगर एक बार उस कुएं को सृष्टि की बलि मिल गई तो उसे हराना मुश्किल हो जाएगा। मैं चाहकर भी उसे हरा नहीं पाऊंगी। सृष्टि को बचाना बहुत जरूरी है। सृष्टि की बलि से ही उसकी ताकत दुगना हो जाएगी।
मैं अब सिर्फ उसे रोक सकती हूँ, लेकिन उसे जान से नहीं मार सकती। उसे जान से मारने के लिए मुझे मेरी तलवार चाहिए जो मेरे पास नहीं है। युवराज और अभिमन्यु भी अपने कमरे में आकर सो गए। युवराज तो चित होकर सो रहा था, लेकिन अभिमन्यु वह बालकनी में खड़ा था। उसे नींद नहीं आ रही थी, वह किसी चीज को लेकर परेशान था। उसे अब धीरे धीरे अवंतिका पर शक हो रहा था। सृष्टि रोज की तरह बेड पर सो गई और सम्राट अपने लैपटॉप को लेकर सोफे पर बैठा हुआ था। करीब 1 बजे सम्राट ने अपना लैपटॉप साइड में रख दिया और सृष्टि के पास आकर लेट गया। सम्राट कुछ देर तक सृष्टि को ही देखता रहा तो फिर अचानक ही उसने सृष्टि को अपनी बाहों में भर लिया। सृष्टि की गर्दन में अपना चेहरा छुपाकर सम्राट सो गया। करीब 2 बजे सृष्टि के कानों में फिर से आवाज सुनाई दी, अंडस्को सृष्टि चलो मेरे साथ, आज तुम्हें मेरे पास आने से कोई नहीं रोक सकता। सृष्टि ने आवाज को इग्नोर कर दिया और सम्राट की शर्ट पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। वह आवाज फिर से आए, अंडस्को सृष्टि चलो मेरे साथ, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, आज तुम्हें मेरे पास आने से कोई नहीं रोक सकता, तुम मेरे पास आओगी, हमेशा के लिए मेरे पास आओगी। सृष्टि आवाज सुनकर बेड से उठ गई। उसने सम्राट की बाहें अपने गले से अलग की। सम्राट आज पूरा बेसुध होकर सो रहा था, जैसे नशे में सो रहा हो। उसे महसूस ही नहीं हुआ कि सृष्टि उसकी बाहों से आजाद हो गई है। सृष्टि आवाज का पीछा करते हुए अपने कमरे से निकल गई और बेसुध सी उस आवाज के पीछे पीछे चल दी। वह आवाज कंटिन्यू सृष्टि को अपनी ओर खींच रही थी। अंडस्को आ जाओ सृष्टि, आ जाओ, इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है, सिर्फ मैं तुम्हारा हूँ। सृष्टि आवाज का पीछा करते हुए गार्डन तक आ गई और तभी अवंतिका ने उसे अपने कमरे की बालकनी से देख लिया। अवंतिका ने जैसे ही सृष्टि को देखा, अवंतिका की बोए तन गई, उसकी आंखें लाल हो गई। अवंतिका अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे उसका गुस्सा कंट्रोल हो ही नहीं रहा था। तभी अवंतिका ने मन ही मन उस आवाज से गुस्से में कहा, अंडस्को तुम सृष्टि को लेकर नहीं जा सकते, जाने दो सृष्टि को, इन सब में सृष्टि की गलती नहीं थी। उस आवाज ने और ज्यादा गुस्से में कहा, अंडस्को आज तुम मुझे नहीं रोक सकती, आज मैं सृष्टि को अपने साथ ले जाकर रहूंगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। मैं आज अपनी पूरी ताकत के साथ आया हूं और आज तुम आज सबसे ज्यादा कमजोर हो। आज तुम पर तुम्हारा श्राप हावी हो रहा है, आज तुम चाह कर भी मुझे रोक नहीं पाओगी। अवंतिका ने फिर से गुस्से में कहा, अंडस्को मैं कह रही हूँ सृष्टि को जाने दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारा अंत मेरे हाथों लिखा है और मैं तुम्हारा अंत करके रहूंगी। उस आवाज ने भी सृष्टि के मन के भाव को समझते हुए कहा, अंडस्को आज तुम कुछ नहीं कर पाओगी, आज सृष्टि को मैं अपने साथ ले जाऊंगा, मेरी ताकत बढ़ जाएगी, फिर तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। उस आवाज की बात सुनकर अवंतिका का गुस्सा दुगना हो गया। अवंतिका जल्दी से अभिमन्यु के कमरे में भागती हुई गई। अवंतिका ने अभिमन्यु को और युवराज को सोते हुए देखा। अवंतिका ने अभिमन्यु की बाजू पकड़ी, लेकिन वह हैरान हो गई क्योंकि उससे अभिमन्यु की बाजू पकड़ी नहीं गई। अवंतिका ने अपने हाथों को देखा और फिर से अभिमन्यु की बाजू पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अभिमन्यु की बाजू फिर से उससे पकड़ी नहीं गई। उसने युवराज को उठाने की कोशिश की, लेकिन युवराज भी उसके हाथों में नहीं आया। अवंतिका ने गुस्से में खुद से कहा, अंडस्को क्यों ये श्राप मेरा पीछा नहीं छोड़ता। अवंतिका लगातार अभिमन्यु और युवराज को जगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह न तो अभिमन्यु को हाथ लगा पा रही थी और न ही युवराज को। वह इस वक्त एक मामूली सी आत्मा बन गई थी, जो देख तो सकती है लेकिन कुछ कर नहीं सकती। अवंतिका ने अभिमन्यु और युवराज को आवाज लगाते हुए कहा, अंडस्को राणा साहब उठिए, राणा साहब वह सृष्टि को ले जाएगा, राणा साहब उठिए। लेकिन अभिमन्यु के कानों में अवंतिका की आवाज जा ही नहीं रही थी। अवंतिका ने सामान को इधर उधर उठाकर फेंकने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सामान उसके हाथ नहीं आया। आज की रात अवंतिका एक बेबस हो गई थी। अवंतिका की सारी शक्तियां खत्म हो गई थी, लेकिन उस आवाज की शक्तियां बढ़ गई थी। अवंतिका फिर से भागते हुए बालकनी में गई तो उसने देखा सृष्टि हवेली के गार्डन से निकलकर कच्चे रास्ते पर जा चुकी है। अवंतिका ने सृष्टि को आवाज लगाते हुए कहा, अंडस्को सृष्टि रुक जाओ, सृष्टि मत जाओ। लेकिन अवंतिका की आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। अवंतिका भागते हुए फिर से सम्राट के कमरे में आए और उसने सम्राट को आवाज लगनी शुरू की, अंडस्को राणा साहब उठ जाए, वह आपकी सृष्टि को ले जाएगा, उठिए राणा साहब उठिए। लेकिन सम्राट तो ऐसे सो रहा था जैसे वह इस दुनिया में है ही नहीं। उसे तो ना कुछ सुनाई दे रहा था और ना ही कुछ महसूस हो रहा था। अवंतिका इस वक्त खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। अवंतिका भागती हुई हवेली के मंदिर में गई और महादेव के सामने हाथ जोड़कर बोली, अंडस्को ऐसा मत करिए महादेव, आप भी जानते हैं अगर आज सृष्टि की बलि उस शैतान ने ले ली तो मैं कभी उस शैतानी ताकत को हरा नहीं पाऊंगी। आज मुझे आपकी बहुत जरूरत है, मेरी बहन को बचा लीजिए, मैं इस बार अपनी बहन को खोना नहीं चाहती। महादेव आप जानते हैं मैंने अब तक बहुत कुछ खोया है,
उस श्राप को तब बनाया है, लेकिन आज ये श्राप मुझ पर हावी हो रहा है। मेरी बहन को बचा लीजिए, मेरी सृष्टि को बचा लीजिए, कुछ भी कीजिए महादेव, उसको मेरी बहन की बलि लेने मत दीजिए। अवंतिका महादेव की मूर्ति के सामने खड़ी थी। अवंतिका की आंखों में आंसू नहीं थे। अवंतिका रो ही नहीं सकती थी, लेकिन उसका चेहरा बता रहा था कि इस वक्त वह कितनी दर्द से गुजर रही है। अवंतिका कंटिन्यू महादेव की मूर्ति की आंखों में देखे जा रही थी, जैसे वह सृष्टि की जान की भीख मांग रही हो। तभी एक चूहा आया और उसने मंदिर में रखे पूजा सामग्री में उथल पुथल मचा दी, जिसकी वजह से पूजा सामग्री का सामान फर्श पर गिरने लगा। एपिसोड 42। अवंतिका उस सामान को देख रही थी जो फर्श पर गिरने से आवाज उत्पन्न कर रहे थे। अवंतिका ने महादेव की मूर्ति की तरफ देखा और हाथ जोड़े। वह चूहा इतना उधम मचा रहा था कि बार बार सामान गिरने की वजह से अभिमन्यु की खुल गई। अभिमन्यु ने उठकर देखा तो आसपास सब कुछ अपनी जगह पर था। अभिमन्यु ने फिर से कुछ गिरने की आवाज सुनी। अभिमन्यु अपने कमरे से निकलकर नीचे हॉल की तरफ आने लगा। अभिमन्यु महादेव की मूर्ति के सामने गया तो वहां बहुत सारा सामान बिखरा हुआ था। वही अवंतिका खड़ी थी, लेकिन अभिमन्यु को दिखाई नहीं दे रही थी। अवंतिका ने फिर कहा, अंडस्को अभिमन्यु, सृष्टि को वह ले गया है, सृष्टि को बचा लो। लेकिन अभिमन्यु को तो कुछ सुना ही नहीं दे रहा था। अभिमन्यु ने पूजा का सामान जैसे तैसे एक जगह रखा और फिर अपने कमरे की तरफ जाने लगा। वही अवंतिका बार बार कभी उसके आगे आती, कभी पीछे आती है और उसे बताती कि अंडस्को कुआं सृष्टि को अपने पास बुला रहा है। अगर आज उसकी बलि हो गई तो मैं कभी उसे हरा नहीं पाऊंगी, अंधेरा जीत जाएगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। लेकिन अभिमन्यु को तो कुछ सुना ही नहीं दे रहा था। अचानक ही अभिमन्यु ने मुड़कर देखा तो हवेली का में गेट खुला हुआ था। गेट खुला हुआ देखकर अभिमन्यु का दिमाग खनकाहा और उसे समझते देर नहीं लगी कि सृष्टि आज भी नींद में चलकर बाहर चली गई। अभिमन्यु भागता हुआ सम्राट के कमरे में गया तो उसने देखा वहां सृष्टि नहीं है। अभिमन्यु खुद में ही बड़बड़ाया, अंडस्को, लगता है सृष्टि भाभी फिर से नींद में उस कुएं के पास चली गई। ये सुनकर अवंतिका को कहीं ना कहीं अच्छा महसूस हुआ कि चलो अभिमन्यु को सच पता चल गया। अभिमन्यु भागता हुआ हवेली के बाहर गया, लेकिन उसने आसपास सृष्टि को नहीं देखा। अब तो अभिमन्यु का दिमाग और ज्यादा खराब हो गया। अभिमन्यु फिर से भागता हुआ अपने कमरे में गया। उसने युवराज की बाजू पकड़कर उठाते हुए कहा, अंडस्को, युवराज, चल, सृष्टि भाभी फिर से उस कुएं के पास जा रही है। युवराज ने ये सुनते ही अपनी आंखें जल्दी से खोल ली और चप्पल पहनकर दोनों हवेली के बाहर आ गए। अभिमन्यु ने कहा, अंडस्को, युवराज, तू गाड़ी लेकर आ और मैं बाइक लेकर जाता हूँ। अभिमन्यु ने बाइक स्टार्ट की और सृष्टि को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। वही अवंतिका ने वक्त देखा तो रात के 3 बजे बज रहे थे। अवंतिका ने खुद से कहा, अंडस्को, बस 2 घंटे और फिर मैं 30 दिनों के लिए इस श्राप से मुक्त हो जाऊंगी। वही अभिमन्यु बाइक चला रहा था और उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने हर जगह सृष्टि को आवाज लगाई, अंडस्को, सृष्टि भाभी, सृष्टि भाभी। लेकिन उसे कहीं से कोई रिप्लाई नहीं मिला। हालत तो युवराज की भी खराब थी। एक तो रात, ऊपर से सृष्टि गायब थी। युवराज भी गाड़ी चलाता हुआ इधर उधर देख रहा था कि कहीं उसे सृष्टि भाभी मिल जाए। करीब आधा घंटा ढूंढने के बाद भी दोनों को सृष्टि भाभी नहीं मिली। अभिमन्यु ने अपना फोन निकाल कर कहा, अंडस्को, युवराज, मैं कुएं के पास जा रहा हूँ, तू भी वही आ जा। युवराज ने भी हाँ कहकर फोन कट कर दिया और दोनों ने ही कुएं के पास जाने का फैसला किया। अभिमन्यु ने अपनी बाइक कुएं जाने वाले रास्ते पर रोकी और जंगल की तरफ भागता हुआ बढ़ गया। अभिमन्यु भाग रहा था और बार बार सृष्टि भाभी चिल्ला रहा था, लेकिन उसे कहीं भी सृष्टि भाभी दिखाई नहीं दी। फाइनली अभिमन्यु भागता हुआ कुएं के पास आया तो सृष्टि कुएं की मुंडेर पर खड़ी हुई थी। सृष्टि ने कुएं में जंप लगा दी, लेकिन वह गिरती उससे पहले ही अभिमन्यु ने सृष्टि का हाथ पकड़ लिया। सृष्टि बेहोश हो चुकी थी। अभिमन्यु से सृष्टि खींच नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सृष्टि को कोई नीचे खींच रहा है, लेकिन अभिमन्यु ने भी हार नहीं मानी। वह भी कंटिन्यू सृष्टि को दोनों हाथों से खींच रहा था। अभिमन्यु के हाथ में चोट आ गई, लेकिन उसने सृष्टि का हाथ नहीं छोड़ा। अभिमन्यु को लग रहा था जैसे वह भी सृष्टि के साथ कुएं में गिर जाएगा, लेकिन फिर भी अभिमन्यु ने सृष्टि का हाथ नहीं छोड़ा और तभी उसने अपने हाथ पर किसी का हाथ महसूस किया। वह कोई और नहीं युवराज था। युवराज भी सृष्टि को खींच रहा था। दोनों मिलकर सृष्टि को खींच रहे थे, लेकिन दोनों से ही सृष्टि खींच नहीं रही थी। दोनों ही हैरान थे कि हल्की फुल्की सी लड़की उन दोनों से खींच क्यों नहीं रही है। युवराज के हाथ में भी चोट आ गई थी, लेकिन उसने भी सृष्टि का दूसरा हाथ नहीं छोड़ा। दोनों ही महसूस कर रहे थे कि सृष्टि को कुएं में कोई खींच रहा है। करीब 20-25 मिनट तक दोनों ऐसे ही सृष्टि को पकड़े हुए थे। दोनों की जान पर बनाई थी। दोनों के हाथों में कुएं की मुंडेर से चोट लग गई थी, लेकिन दोनों ही हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। तभी उन्होंने अपने हाथ पर एक हाथ और महसूस किया।
वह हाथ किसी और का नहीं अवंतिका का था। अवंतिका ने जैसे ही अभिमन्यु के हाथ पर अपना हाथ रखा, अभिमन्यु ने सृष्टि का वेट हल्का महसूस किया और अगले ही पल तीनों ने मिलकर सृष्टि को कुएं से बाहर निकाल लिया। तीनों ही कुएं के बाहर लेट गए। सृष्टि तो बेहोश थी, लेकिन अभिमन्यु और युवराज लंबी लंबी सांस ले रहे थे। उन दोनों ने बहुत स्ट्रगल करके सृष्टि को उसे कुएं से बाहर निकाला था। अभिमन्यु ने अवंतिका की तरफ देखकर गुस्से में पूछा, अंडस्को, तुम्हें कैसे पता? तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हें कैसे पता कि सृष्टि यहाँ कुएं के पास है? अवंतिका ने अपनी सफाई देते हुए कहा, अंडस्को, जब तुम और युवराज सृष्टि के पीछे जा रहे थे तो मैंने अपनी रोशनदान से देख लिया था। तुम दोनों जिस तेजी से जा रहे थे, मैं समझ गई कि सृष्टि को आज फिर उस कुएं ने बुलाया है। तीनों खड़े हो गए थे, लेकिन सृष्टि अभी बेहोशी पड़ी थी। पता नहीं क्यों आज अभिमन्यु को अवंतिका पर गुस्सा आ रहा था। अभिमन्यु ने अपना गुस्सा अवंतिका पर निकालते हुए कहा, अंडस्को, अवंतिका, जो तुम दिखती हो वैसी हो नहीं। तुम हमसे बहुत कुछ छुपा रही हो, लेकिन मैं भी देखता हूँ कब तक छुपा पाती हो। अभिमन्यु की बात सुनकर अवंतिका का भी दिमाग खराब हो गया और वह भी गुस्से में बोली, अंडस्को, राणा साहब पहले भी कहा था, कितनी बार कहें एक ही बात, आपको कह कहकर थक गए हैं। अगर हमारे यहाँ रहने से आपको परेशानी है तो हम आज ही यह हवेली छोड़कर चले जाएंगे। आपने हमसे वादा किया था कि आप हमें परेशान नहीं करेंगे, लेकिन आप तो अपने वादे पर कुछ दिन भी नहीं टिक पाए। अभिमन्यु और अवंतिका दोनों ही एक दूसरे से गुस्से में बहस कर रहे थे, जबकि युवराज अपने कपड़े झाड़ रहा था और अपनी चोट को देख रहा था। और तभी युवराज की आंखें फैल गई। युवराज चिल्लाया, अंडस्को, अभिमन्यु। अभिमन्यु और अवंतिका का ध्यान युवराज की आवाज पर गया तो उन्होंने देखा सृष्टि उठ गई है और कुएं की तरफ बढ़ रही है। अभिमन्यु ने आगे बढ़कर सृष्टि का हाथ पकड़ लिया और सृष्टि ने गुस्से में पीछे पलटकर देखा और सुलगती हुई आंखों से कहा, अंडस्को, छोड़ दो मुझे, आज तुम मुझे नहीं रोक सकते, मुझे जाना है, छोड़ो मुझे। सृष्टि की आवाज सुनकर अभिमन्यु, युवराज दोनों ही डर गए, क्योंकि सृष्टि दो आवाज में बोल रही थी और उसकी आवाज में एक मर्दाना आवाज शामिल थी। अभिमन्यु ने भी अपने डर को कंट्रोल किया और बोला, अंडस्को, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरी भाभी को लेकर नहीं जा सकते। इस पर सृष्टि ने फिर से गुस्से में कहा, अंडस्को, तुम मुझे नहीं रोक सकते, आज मैं इसे लेकर ही जाऊंगा। लेकिन अभिमन्यु ने सृष्टि का हाथ नहीं छोड़ा, उसने और ज्यादा अपनी पकड़ को मजबूत कर लिया। सृष्टि लगातार डबल आवाज में बोले जा रही थी, अंडस्को, छोड़ो मुझे, मुझे जाना है, छोड़ो मुझे, तुम मुझे नहीं रोक सकते, मुझे जाना है। लेकिन अभिमन्यु ने सृष्टि का हाथ नहीं छोड़ा। अभिमन्यु ने युवराज को देखकर कहा, अंडस्को, अभिमन्यु क्या देख रहा है? भाभी का दूसरा हाथ पकड़। युवराज तो डर रहा था, फिर भी उसने कांपते हाथों से सृष्टि का दूसरा हाथ पकड़ लिया। अवंतिका ने आसमान की तरफ देखकर कहा, अंडस्को, हे सूर्य नारायण, दर्शन दे दो। युवराज और अभिमन्यु दोनों ही सृष्टि का हाथ पकड़ रहे थे और दोनों के ही काबू में सृष्टि नहीं रही थी। इतने में सृष्टि ने फिर कहा, अंडस्को, तुम मुझे नहीं रोक सकते, मैं आज जाकर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे जाना है, मुझे छोड़ दो, वरना पछताओगे। सृष्टि बोल रही थी। युवराज और अभिमन्यु दोनों ही डर रहे थे, फिर भी उन्होंने सृष्टि का हाथ नहीं छोड़ा। अवंतिका को सृष्टि की बातों पर गुस्सा आ गया और वह सृष्टि के सामने जाकर बोली, अंडस्को, सृष्टि, तुम कहीं नहीं जा रही, तुम उसके पास नहीं जाओगी। सृष्टि गुस्से में अवंतिका की आंखों में देख रही थी और अवंतिका भी गुस्से में सृष्टि की आंखों में देख रही थी। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखकर अपने अपने गुस्से को जाहिर कर रही थी। और तभी सूरज की पहली किरण सृष्टि पर पड़ी और सृष्टि बेहोश हो गई। वह गिर जाती उससे पहले ही अभिमन्यु ने सृष्टि को संभाल लिया और उसे गोद में उठाकर गाड़ी तक ले आया। अभिमन्यु इस वक्त बहुत गुस्से में था। अभिमन्यु ने सृष्टि को गाड़ी की बैक सीट पर बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठता हुआ बोला, अंडस्को, गाड़ी में बैठा दोनों। युवराज आगे बैठ गया और अवंतिका सृष्टि के पास पीछे। अभिमन्यु बहुत गुस्से में ड्राइव कर रहा था। अभिमन्यु के हाथ से खून आ रहा था, लेकिन उसे इस वक्त अपने खून की कोई परवाह नहीं थी। उसे खुद नहीं पता था वह इतना गुस्सा क्यों कर रहा है। अभिमन्यु ने गुस्से में गाड़ी हवेली के गार्डन में रोक दी। अभिमन्यु कितने ही गुस्से में था, लेकिन फिर भी वह दिमाग से काम कर रहा था। अभिमन्यु ने गाड़ी का गेट खोला और सृष्टि को गोद में उठा लिया और फिर सम्राट के कमरे में आ गया और सम्राट के बराबर में सृष्टि को लिटा दिया और सृष्टि को ब्लैंकेट से कवर कर दिया और फिर गुस्से में उनके कमरे से चला गया। पूरी रात यह सब हो गया और सम्राट को इसकी खबर भी नहीं हुई। उसने तो फिर से अपना एक हाथ सृष्टि की कमर पर रखा और उसे खुद के करीब करके सो गया। अभिमन्यु गुस्से में बाहर आया और अवंतिका को सुलगती हुई आंखों से देखने लगा। अभिमन्यु गुस्से में अवंतिका को देख रहा था, लेकिन उसने युवराज से कहा, अंडस्को, युवराज, आज जब भाभी उठ जाएगी तो तू उसे हिप्नोटाइज करेगा। उनसे पूछेगा कि उनकी बीती जिंदगी में ऐसा क्या हुआ है जिनकी वजह से वह उसे कुएं के पास जाती हैं।
युवराज इस वक्त अभिमन्यु का गुस्सा समझ रहा था और उसने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्कोप ठीक है देखते हैं। इस पर अभिमन्यु ने चिल्लाते हुए कहा, अंडरस्कोप देखते हैं नहीं, तुझे भाभी को हिप्नोटाइज करना ही होगा, उनकी बीती जिंदगी में क्या हुआ ये जानना ही होगा, तभी यह कुएं की गुत्थी सुलझ सकती है। अभिमन्यु बोल तो युवराज से रहा था लेकिन देख अवंतिका को कह रहा था। अवंतिका भी पूरे गुस्से में अभिमन्यु को देख रही थी। दोनों ही बोल नहीं रहे थे लेकिन दोनों ही एक दूसरे पर अपना गुस्सा जता रहे थे। अभिमन्यु गुस्से में अवंतिका की तरफ बढ़ने लगा तो बीच में युवराज आ गया और उसने अभिमन्यु को गले लगा कर कहा, अंडरस्कोप गुस्सा मत करो अभिमन्यु, चलो अभी चलते हैं, तुम्हारी बैंडेज कर देते हैं, तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है। अभिमन्यु अपना गुस्सा जैसे तैसे कंट्रोल कर रहा था और युवराज उसे खींचता हुआ वहां से ले गया। अवंतिका अभिमन्यु को जाते हुए देख रही थी और फिर खुद से बोली, अंडरस्कोप राणा साहब इतना गुस्सा ठीक नहीं, इस गुस्से को बचाकर रखें, ये गुस्सा ही हमें उससे जीतने में मदद करेगा। एपिसोड 43। युवराज अभिमन्यु को खींचता हुआ कमरे में ले आया। अभिमन्यु अब भी बहुत गुस्से में था, इतना कि उसे अपने दर्द की परवाह ही नहीं थी। युवराज ने अभिमन्यु को सोफे पर बिठाया और फिर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया। युवराज अभिमन्यु के हाथ पर बैंडेज कर रहा था और अभिमन्यु की आंखें तो आग उगल रही थी, वह खुद को जैसे तैसे कंट्रोल कर रहा था। युवराज ने अभिमन्यु की बैंडेज करते हुए कहा, अंडरस्कोप अभिमन्यु शांत हो जा, इतना गुस्सा ठीक नहीं, सृष्टि ठीक है। अभिमन्यु ने दांत पीसते हुए कहा, अंडरस्कोप बात सृष्टि की नहीं अवंतिका की है, मुझे ये लड़की ठीक नहीं लगती, कुछ पूछो तो हवेली से जाने की धमकी देती है। युवराज ने कहा, अंडरस्कोप देख मुझे अवंतिका गलत नहीं लगती, पता नहीं क्यों लेकिन लगता है कि अवंतिका सच में हमारी मदद करने ही आए हैं। तूने देखा ना, उसी ने कुएं में से हमारे साथ सृष्टि को निकाला था। अवंतिका ने ही हमें उसे अघोरी बाबा से मिलवाया था। अवंतिका ही हमें उस घने जंगल से बाहर लेकर आई थी। मुझे अवंतिका में कोई नेगेटिव वाइब्स नहीं आती। इनफैक्ट तूने देखा ना उसके चेहरे पर कितना तेज है, ऐसा लगता है सच में कहीं की राजकुमारी हो। अभिमन्यु ने कहा, अंडरस्कोप इसलिए तो मुझे इस लड़की पर शक होता है, इसके कपड़े सच में किसी राजकुमारी जैसे हैं। तुमने शायद नोटिस नहीं किया लेकिन ये कभी हमारे साथ खाना नहीं खाती, कभी थकती नहीं है, हमेशा शुद्ध हिंदी बोलती है, कहती है दाई माँ की पोती है, लेकिन मैंने तो इस हवेली में कभी भी दाई माँ को देखा ही नहीं। युवराज ने अब तक अभिमन्यु की बैंडेज कर दी थी और फिर उसके पास बैठकर बोला, अंडरस्कोप यार तू पहले मेरी बैंडेज कर, उसके बाद बात करते हैं। अभिमन्यु भी फिर युवराज की बैंडेज करने लगा। युवराज ने फिर कहा, अंडरस्कोप तू कुछ ज्यादा ही सोच रहा है, तुझे अवंतिका पर शक नहीं करना चाहिए और वैसे भी तू तो उसे पसंद करने लगना। ये सुनते ही अभिमन्यु के हाथ बैंडेज करते हुए रुक गए। अभिमन्यु का गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगा, उसे फिर से अवंतिका का चेहरा याद आने लगा। युवराज ने फिर पूछा, अंडरस्कोप अभिमन्यु कुछ पूछ रहा हूँ, तुझे वह अच्छी लगती है ना? अभिमन्यु ने बात घुमाते हुए कहा, अंडरस्कोप तू आज सृष्टि को हिप्नोटाइज कर, क्या पता हमें कुछ पता ही चल जाए। युवराज भी समझ गया कि अभिमन्यु उसके सवालों का जवाब नहीं देना चाहता, इसलिए उसने भी अभिमन्यु से दोबारा कुछ नहीं पूछा। वहीं दूसरी तरफ सृष्टि तो बेसुध होकर सो रही थी और सम्राट नहाकर तैयार भी हो गया था। ऐसा पहली बार हुआ था कि सृष्टि इतनी देर तक सो रही थी। सम्राट सृष्टि के करीब आया, तभी उसकी नज़र सृष्टि के हाथों पर गई, जहां चोट लगी हुई थी। शायद कल रात उसे कुएं में गिरने की वजह से चोट लग गई होगी। सम्राट को थोड़ी हैरानी हुई कि कल तक तो सृष्टि बिल्कुल ठीक थी, अचानक से उसके हाथों में चोट कैसे आ गई। फिर उसने इस बात को इग्नोर कर दिया। सम्राट ने सृष्टि के सिर पर हाथ रखते हुए उसे उठाते हुए कहा, अंडरस्कोप सृष्टि देखो 8 बजे बज गए हैं, उठ जाओ, मुझे जाना है, मेरा नाश्ता रेडी कर दो। बेशक सृष्टि को कुछ भी याद नहीं था लेकिन कल रात उसके शरीर ने बहुत भाग दौड़ की थी, जिसकी वजह से वह बुरी तरह थक गई थी। सृष्टि करवट लेकर फिर लेट गई। सम्राट ने फिर सृष्टि की कमर को देखा जहां भी मिट्टी के निशान बने हुए थे। सम्राट ने सृष्टि की कमर को छूकर वह निशान देखे। सम्राट का दिमाग फिर खराब हो गया। सम्राट ने अब सृष्टि को नहीं जगाया और नीचे आ गया। नीचे अभिमन्यु और युवराज नाश्ता कर रहे थे। आज नाश्ता नौकर ने बना दिया था क्योंकि सृष्टि को उठने में देर हो गई थी। सम्राट भी आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। सम्राट खाना खा रहा था तो अभिमन्यु ने पूछा, अंडरस्कोप भाभी कैसी है? सम्राट ने कहा, अंडरस्कोप ठीक है, सो रही है। अभिमन्यु ने कहा, अंडरस्कोप हाँ सोने दो, थक गई होगी, कल रात फिर से नींद में चल रही थी, मैं और युवराज कुएं के पास से लेकर आए हैं। ये सुनते ही सम्राट के हाथ जो खाना खा रहे थे रुक गए। अब सम्राट को समझ आया कि सृष्टि की बॉडी पर चोट के निशान कैसे आए। सम्राट ने हैरानी से युवराज को देखकर कहा, अंडरस्कोप अगर कल रात कुछ ऐसा हुआ था तो तुमने मुझे क्यों नहीं जगाया? इस पर अभिमन्यु ने कहा, अंडरस्कोप तुम्हें जागते तो देर हो जाती, बड़ी मुश्किल से भाभी को लेकर आए हैं,
भाभी को तो कुछ भी याद नहीं, कल रात उनके साथ क्या हुआ? सम्राट ने गहरी सांस लेकर कहा, अंडस्को, सृष्टि की बीमारी तो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। मेडिसिन भी दे रहा हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों उसे दवाइयाँ का असर नहीं होता। सृष्टि पर दवाइयाँ का नहीं, आपके प्यार का असर होगा राणा साहब, अवंतिका ने पीछे से कहा। सबने पीछे पलट कर देखा तो अवंतिका हाथ बांधे खड़ी थी। अवंतिका सम्राट के पास आकर बोली, अंडस्को, ऐसे मत देखिए राणा साहब, आप भी जानते हैं जिन बच्चों को प्यार नहीं मिलता या जिन बच्चों का बचपन में शोषण होता है, ज्यादातर उन्हें ही रात को चलने की बीमारी हो जाती है। हो सकता है सृष्टि के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ हो, और आप भी जानते हैं कि अगर उन बच्चों को पूरी तरीके से प्यार किया जाए तो उनकी बीमारी ठीक हो जाती है। सृष्टि को भी प्यार की जरूरत है जो आप उन्हें दे सकते हैं, लेकिन आप उन्हें देना नहीं चाहते। जब तक आप उन्हें पूरी तरीके से अपनी धर्मपत्नी नहीं मानेंगे, सृष्टि का नींद में चलना कम नहीं होगा। युवराज ने भी अवंतिका की बातों को बढ़ावा देते हुए कहा, अंडस्को, अवंतिका बिल्कुल ठीक कह रही है। साइकोलॉजी भी यही कहता है कि प्यार हर बीमारी का इलाज है। सम्राट, तुम्हें भाभी के साथ वक्त बिताना चाहिए, उनके बारे में जानना चाहिए, अपने रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए। युवराज और अवंतिका की बात सुनकर सम्राट सोचने पर मजबूर हो गया। युवराज और अवंतिका दोनों ही सम्राट का जवाब सुनने के लिए इंतजार में थे, लेकिन सम्राट के पास जवाब नहीं था। सम्राट अपनी जगह से खड़ा होकर बोला, अंडस्को, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, वहाँ का काम देखने। सम्राट बिना नाश्ता किए हवेली के मेन गेट की तरफ जाने लगा। तभी अवंतिका ने पीछे से रोकते हुए कहा, अंडस्को, राणा साहब, आपको नहीं लगता कि आपको पहले सृष्टि के जख्मों पर मरहम लगाना चाहिए? सम्राट रुक गया और सम्राट को सृष्टि के जख्म याद आने लगे। सम्राट वापस आया, उसने एक नज़र अवंतिका को देखा, फिर अपने कमरे की तरफ चला गया। अभिमन्यु अपनी जगह से खड़ा हुआ और ताली बजाता हुआ बोला, अंडस्को, क्या बात है अवंतिका, तुमने तो कहा था तुम झूठ नहीं बोलती, तुमने तो अभी अभी मेरे भाई से झूठ बोला। अवंतिका ने एक नज़र अभिमन्यु को देखा और गुस्से से वहां से जाने लगी। अवंतिका जाती उससे पहले ही अभिमन्यु ने फिर से अवंतिका को रोकते हुए कहा, अंडस्को, बताया क्यों नहीं मेरे भाई को कि कोई आत्मा है जो सृष्टि को अपने पास बुलाना चाहती है, और सृष्टि कल रात उस आत्मा के वश में थी। अभिमन्यु की बात सुनकर अवंतिका मुड़ गई और गुस्से में अभिमन्यु को देखकर बोली, अंडस्को, प्रथम, हमने राणा साहब से झूठ नहीं बोला। यकीन नहीं आता युवराज जी से पूछ लीजिए, वह अच्छे से जानते हैं कि बच्चे नींद में क्यों चलते हैं। द्वितीय, अगर आपको लगता है कि हमने राणा साहब से झूठ बोला है तो जाकर आप सच बता दीजिए, लेकिन वह आपकी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। आप भी जानते हैं और मैं तो बहुत अच्छे से जानती हूँ कि राणा साहब आत्माओं पर विश्वास नहीं करते। अवंतिका अभिमन्यु को जवाब देकर वहां से जाने लगी, फिर कुछ सोचकर रुक गई और बोली, अंडस्को, आज आपने हमें झूठा बोल दिया है राणा साहब, आज के बाद मत बोलना। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन कोई हमें झूठा कहे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अवंतिका जाने लगी तो अभिमन्यु ने फिर से उसे रोकते हुए कहा, अंडस्को, नाश्ता नहीं करोगी? अवंतिका ने बिना पलटे कहा, अंडस्को, आपके साथ नहीं करेंगे। अवंतिका अपने कमरे में चली गई। युवराज खाना खाते हुए बोला, अंडस्को, प्यार हुआ नहीं, तलाक पहले हो गया। युवराज की बात सुनकर अभिमन्यु ने घूर कर युवराज को देखा तो युवराज ने अपने दांत दिखाते हुए कहा, अंडस्को, अरे मजाक कर रहा हूँ। तभी दादा दादी जी भी पुरोहित जी से मिलकर हवेली वापस आ गए। दादी दादाजी भी डाइनिंग टेबल पर आए। उन्होंने युवराज और अभिमन्यु के सिर पर हाथ रखा और फिर दोनों अपने कमरे में चले गए। वही सम्राट अभी खड़ा होकर सृष्टि को निहार रहा था। सृष्टि इतनी सुकून से सो रही थी कि सम्राट का मन नहीं था कि उसे सृष्टि को जगा दे। फिर भी उसने हाथ बढ़ाकर सृष्टि को जागते हुए कहा, अंडस्को, सृष्टि उठ जाओ। 2-3 बार आवाज लगाने के बाद सृष्टि ने अपनी आंखें धीरे से खोली। उसकी आंखों के सामने सम्राट था। सम्राट को देखकर अनजाने में ही सृष्टि के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने अपना एक हाथ सम्राट के गाल पर रख दिया और धीरे से बोली, अंडस्को, आप ठीक है डॉक्टर जी? सृष्टि के ऐसे छूने से सम्राट के दिल में जो हलचल चल हो रही थी वह फिर से उफान मारने लगी। सम्राट ने भी धीरे से कहा, अंडस्को, हाँ ठीक हूँ, चलो उठ जाओ। सृष्टि उठ गई। सृष्टि को अपनी पूरी बदन में दर्द महसूस हो रहा था। सृष्टि ने हल्की सी अंगड़ाई लेकर कहा, अंडस्को, डॉक्टर जी, मेरे तो पूरे बदन में दर्द हो रहा है। सम्राट समझ रहा था कि कल रात की वजह से सृष्टि को दर्द हो रहा होगा। सम्राट ने कहा, अंडस्को, तुम गर्म पानी से नहाकर फ्रेश हो जाओ, दर्द में राहत मिलेगी। सृष्टि ने किसी मासूम बच्चे की तरह हाँ में गर्दन हिलाए और वॉशरूम में चली गई। आधे घंटे बाद सृष्टि स्काई ब्लू कलर की जॉर्जेट की साड़ी पहनकर बाहर आई। सृष्टि अपने बालों को सुखा रही थी, लेकिन सृष्टि को देखकर लग रहा था कि वह कितनी थकी हुई है। सम्राट की नज़र जब सृष्टि पर पड़ी तो सृष्टि को ही निहारता रहा।
सम्राट धीरे से सृष्टि के पास गया। उसने सृष्टि की बाजू पकड़कर मिरर के सामने बिठाया और उसके हाथों से तौलिया लेकर उसके बालों को सूखने लगा। सम्राट को आज सृष्टि पर बहुत प्यार आ रहा था। उसे लग रहा था शायद बचपन में उसे वह प्यार नहीं मिला जिसकी वजह से वह नींद में उठकर चलती है। वही सम्राट के ऐसा करने से सृष्टि बहुत हैरान थी। फिर भी उसने सम्राट को अपने बाल साफ करने के लिए मना नहीं किया। सम्राट ने बहुत अच्छे से सृष्टि के बालों को पोंछ दिया और फिर उसका जुड़ा बनाने लगा, लेकिन सम्राट से जुड़ा बना ही नहीं रहा था। ये देखकर सृष्टि को हंसी आ गई। सृष्टि ने कहा, अंडरस्को डॉक्टर जी आप छोड़ दीजिए, मैं खुद बना लूंगी। सम्राट ने कहा, अंडरस्को कोई बात नहीं, कोशिश तो करने दो। कोशिश करने से हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, बस कोशिश 100% होनी चाहिए। सम्राट ने फिर जैसे तैसे सृष्टि के बालों का जुड़ा बनाया और उसमें अनगिनत पिन ठोक दी। सम्राट फिर खुद को ही फ्रॉड फील करते हुए बोला, अंडरस्को देखा मैंने कहा था ना, मैं बना दूंगा। सृष्टि जैसे ही खड़ी हुई वो जुड़ा खुल गया। ये देखकर सृष्टि और सम्राट दोनों ही हंसने लगे, लेकिन सृष्टि इस वक्त बहुत ज्यादा थकी हुई महसूस कर रही थी। थोड़ी देर बाद सम्राट के पास खड़ी होने के बाद वह बेड पर आकर लेट गई और फिर बोली, अंडरस्को आज सच में बहुत दर्द हो रहा है डॉक्टर जी, नीचे नहीं जा पाऊंगी। दादी गुस्सा तो नहीं करेगी? क्या कभी अवंतिका का राज जान पाएगा अभिमन्यु? सृष्टि और सम्राट के बीच बात रही है नजदीकियां। एपिसोड 44। सम्राट सृष्टि की बातों को समझते हुए बोला, अंडरस्को कोई बात नहीं, तुम आराम करो, मैं दादी से कह दूंगा। दादी तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी, लेकिन उससे पहले अपनी चोट पर दवाई लगवा लो। सम्राट इतना कहकर एक क्रीम लेकर आया और सृष्टि के हाथों पर अप्लाई करने लगा। जहां चोट लगी थी सम्राट ने वहां क्रीम लगा दी। सम्राट ने फिर सृष्टि को देखकर कहा, अंडरस्को तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। सृष्टि तो बस सम्राट को हैरानी से देख रही थी, क्योंकि आज सम्राट जरूर से ज्यादा ही सृष्टि का ख्याल रख रहा था। शायद उसे अब सृष्टि से कहीं ना कहीं लगाव महसूस हो रहा था। थोड़ी देर बाद सम्राट सृष्टि के लिए खाना लेकर आ गया। सृष्टि तो आज सच में बहुत ज्यादा हैरान थी। सम्राट ने आज सृष्टि को अपने हाथों से खाना खिलाया और सृष्टि ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के खाना खा लिया। सृष्टि को वह पर बहुत अच्छा लग रहा था। सम्राट ने फिर सृष्टि को पेन किलर दी। सृष्टि ने बिना किसी नानुकुर के दवाइयां खा ली। सम्राट ने कहा, अंडरस्को सृष्टि अब तुम आराम करो, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। सृष्टि ने कहा, अंडरस्को ठीक है, लेकिन अपना ध्यान रखना। सम्राट ने भी आगे बढ़कर सृष्टि के बालों को चूमकर कहा, अंडरस्को तुम भी अपना ख्याल रखना। सम्राट कमरे से चला गया और सृष्टि के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई। आज सृष्टि बहुत खुश थी। आज सम्राट ने पहली बार उसे अपना प्यार जताया था। वही आज दादा दादी जब से महापुरोहित के आश्रम से आए थे तब से ही परेशान थे। दादी ने कहा, अंडरस्को सम्राट के दादाजी परेशान होने से क्या होगा, हमें समस्या को झेलना ही होगा। दादाजी कुर्सी पर बैठे हुए खिड़की के बाहर देख रहे थे। उनकी आंखों हल्की सी नम थी। दादाजी ने अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए कहा, अंडरस्को रत्नावती उस पर जान निकल जाती है जब सम्राट चीखता चिल्लाता है और खुद को ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। देखा नहीं जाता रत्नावती, जी चाहता है अभी अपने सीने में कटार मार लूं। सीना छलनी हो जाता है। उस दर्द से सिर्फ सम्राट नहीं गुजरता, मैं भी गुजरता हूँ। अगर मेरे बस में होता तो वह काली रात अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक देता, लेकिन अफसोस उस काली रात को मुझे जीना पड़ता है। रत्नावती भी दादाजी के पास आकर खड़ी हो गई और वह भी खिड़की के बाहर देखती हुई बोली, अंडरस्को 2 दिन बाद वह काली रात फिर आने वाली है, जब वह हमारे सम्राट को लेने फिर आएगी। बोलते बोलते दादी की आंखों में आंसू आ गए। दादी ने नम आंखों से फिर कहा, अंडरस्को काश राणा साहब आपने उस लड़की के साथ इंसाफ किया होता। काश वो लड़की हमें श्राप न देती। काश उस लड़की ने आपसे जीतने के लिए काले जादू का इस्तेमाल न किया होता। काश आपने उस लड़की के दर्द को समझा होता, उस लड़की के सच्चे प्रेम को समझा होता। वह बंजारन सच में आपसे सच्चा प्रेम करती थी और आपने उसके सच्चे प्रेम का मजाक उड़ा दिया। पछता रहे हैं रत्नावती, इसी बात का तो पछतावा है। आज तक उस पछतावे से बाहर नहीं आए। चाहकर भी अतीत को बदल नहीं सकते, वर्तमान को नियंत्रित नहीं कर सकते और भविष्य के बारे में तो किसी को कुछ नहीं पता, दादाजी ने भी दुखी मन से कहा। वहीं दूसरी तरफ आज अभिमन्यु का गुस्सा तो जैसे शांत होने का नाम ही नहीं दे रहा था। युवराज सोफे पर बैठा हुआ था। अभिमन्यु गुस्से में इधर उधर चक्कर लगा रहा था। युवराज ने कहा, अंडरस्को बस कर, अभिमन्यु कितना गुस्सा करेगा। आ जाएगी भाभी, कर लेंगे उसे हिप्नोटाइज। इस पर अभिमन्यु ने कहा, अंडरस्को तू समझ नहीं रहा, दादा दादी घर पर हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि हम सृष्टि को हिप्नोटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं
तो गुस्सा करेंगे। दादाजी के मूड का तो कुछ नहीं पता, मुझे फिर से इस हवेली से भगा दे। मैं चाहता हूँ उन्हें कुछ ना पता चले और हम भाभी को हिप्नोटाइज भी कर ले। युवराज ने अभिमन्यु को तसल्ली देते हुए कहा। अंडस्को, परेशान मत हो अभिमन्यु, इतनी बड़ी हवेली है, किसी भी कमरे में भाभी को ले जाएंगे। अभिमन्यु ने गुस्से में कहा। अंडस्को, तू पागल है क्या? कैसे बोल रहा है? भाभी क्या सोचेगी हमारे बारे में? ऐसे उन्हें किसी भी कमरे में लेकर जाना, इससे तो हमारी ही इमेज खराब होगी ना। किसी नौकर ने देख लिया तो गलत ही समझेंगे। युवराज ने भी हल्के गुस्से में कहा। अंडस्को, भाई तो फिर तू क्या चाहता है? कैसे हिप्नोटाइज करेंगे? कुछ सोचकर अभिमन्यु ने कहा। अंडस्को, युवराज चल भाभी के कमरे में चलते हैं, किसी को शक नहीं होगा। युवराज ने भी मुंडी हिलाए और दोनों सृष्टि के कमरे में आ गए। सृष्टि अभी आराम करके उठ चुकी थी। सृष्टि अपने कमरे में फैले हुए सामान को समेट रही थी। आज थकावट होने की वजह से सृष्टि नीचे नहीं गई। तभी अभिमन्यु कमरे में आता हुआ बोला। अंडस्को, भाभी अब कैसी तबीयत है? सृष्टि बड़े प्यार से हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा। अंडस्को, अब ठीक हूँ भैया। तभी युवराज भी कमरे में आता हुआ बोला। अंडस्को, भाभी कैसी तबीयत है? युवराज को देखकर सृष्टि ने से रिप्लाई करते हुए कहा। अंडस्को, ठीक हूँ भैया। युवराज ने सृष्टि को बातों में लगाते हुए कहा। अंडस्को, भाभी आप पूरा दिन हवेली में बोर नहीं हो जाती? चलो हम गेम खेलते हैं, मैं और अभिमन्यु बोर हो रहे हैं, इसीलिए हमने सोचा हम आपके साथ बैठकर एक दो गेम खेले। सृष्टि ने कहा। अंडस्को, ठीक है, तो अवंतिका को भी बुला लेते हैं, वह भी हम सबके साथ बैठकर खेलेगी। अभिमन्यु ने कहा। अंडस्को, अरे छोड़ो उस नेक्चरी को, ठीक से किसी बात का जवाब देती नहीं है, अपने आप को पता नहीं कहाँ की राजकुमारी समझती है। अभिमन्यु जिस अंदाज से बोल रहा था, उसके अंदाज में शरारत सब झलक रही थी। सृष्टि और युवराज दोनों ही अभिमन्यु को देख रहे थे और दोनों ही हल्का सा मुस्कुरा भी रहे थे। युवराज ने फिर सृष्टि को देखकर धीरे से कान में कहा। अंडस्को, भाभी इसके दिल की निकल रही है, कल से ही दोनों बहुत लड़ रहे हैं। अभिमन्यु ने फिर हल्के गुस्से में कहा। अंडस्को, युवराज तू भाभी के कान में क्या फुसफुस रहा है? युवराज और सृष्टि दोनों ने ना में एक गर्दन हिला दी, जैसे कहना चाहते हो कुछ नहीं। युवराज ने फिर सृष्टि के दोनों बाजू पकड़ी और से सोफे पर बैठाते हुए कहा। अंडस्को, भाभी चलो एक गेम खेलते हैं। युवराज ने अपनी जेब में से एक पेंडेंट निकाला और सृष्टि के सामने हिलाते हुए कहा। अंडस्को, भाभी बस आपको इस पेंडेंट को हिलते हुए देखना है। इस पर सृष्टि ने पूछा। अंडस्को, फिर क्या होगा भैया? अरे भाभी होगा क्या, जितनी देर आपने इसे देख लिया वह टाइम हम नोट कर लेंगे, फिर अभिमन्यु के साथ भी ऐसा करेंगे और फिर मेरे साथ भी, जिसका टाइम ज्यादा होगा वह जीत गया। सृष्टि ने हाँ में गर्दन हिला दी और युवराज सृष्टि की आंखों के सामने उस चैन को हिलाने लगा। सृष्टि उसे चैन को देखती रही। युवराज ने कहा। अंडस्को, भाभी आपको नींद आ रही है? सृष्टि धीरे से बोली। अंडस्को, हाँ भैया। युवराज ने कहा। अंडस्को, भाभी तो सो जाओ। सृष्टि ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। युवराज ने कहा। अंडस्को, भाभी आपको ये हवेली कैसी लगती है? इस पर सृष्टि ने आंखें बंद किए हुए मदहोशी की हालत में कहा। अंडस्को, अच्छी लगती है, यकीन नहीं आता इतने बड़े खानदान की बहू बन गई, एक सपना सा लगता है। युवराज ने फिर कहा। अंडस्को, भाभी आप इस हवेली में खुश तो हो ना? सम्राट आपका ध्यान तो रखता है ना? सृष्टि ने फिर से मदहोशी की हालत में कहा। अंडस्को, हाँ भैया, आज तो उन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा, मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया, मुझे उनके साथ बहुत अच्छा लगता है। जब वह मेरे पास होते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, जी करता है उनके पास ही रहूं, उनसे बातें करूं, लेकिन वह मुझसे ज्यादा बातें नहीं करते, अपने काम में लगे रहते हैं। इस पर अभिमन्यु और युवराज दोनों को हल्की सी हंसी आ गई। युवराज ने फिर कहा। अंडस्को, सो जाओ भाभी। थोड़ी देर तक सृष्टि मदहोशी की हालत में ही रहती है। थोड़ी देर बाद युवराज ने फिर कहा। अंडस्को, भाभी थोड़ा पीछे जाओ, बहुत पीछे, 10 साल पीछे जाओ, अब बताओ अब क्या कर रही हो? सृष्टि ने कहा। अंडस्को, मैं अपने बाबा के साथ मिट्टी के घड़े बना रही हूँ। युवराज ने फिर पूछा। अंडस्को, और क्या कर रही हो भाभी? सृष्टि ने कहा। अंडस्को, चित्रकारी बना रही हूँ, बाबा ने आज मुझे रंग ला कर दिए, बाबा मुझे बहुत प्यार करते हैं, माँ भी मुझे बहुत प्यार करती है, वह मुझे खुद से दूर नहीं जाने देते। युवराज ने फिर कहा। अंडस्को, भाभी थोड़ा और दूर जाओ, और पीछे, बहुत पीछे चली जाओ, अंधेरों में सो जाओ भाभी। युवराज कुछ देर तक ऐसे ही इधर उधर चक्कर लगाने लगा और फिर सृष्टि के पास आकर बोला। अंडस्को, आप कहाँ हो भाभी? सृष्टि ने कहा। अंडस्को, एक बगीचे में हूँ, बहुत सुंदर बगीचा है, फूलों को निहार रही हूँ। युवराज ने पूछा। अंडस्को, भाभी बगीचे में क्या कर रही हो?
इंतजार कर रही हूँ, उन्होंने आज वचन दिया था वह मुझसे मिलने आएंगे, मुझे उनसे मिलना है, बहुत जरूरी बात करनी है। पिताजी ने मेरा रिश्ता माधवपुर के राजकुमार से तय कर दिया है, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती, मुझे अपने प्रेमी से शादी करनी है, उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ, सृष्टि ने युवराज को जवाब देते हुए कहा। ये सुनकर अभिमन्यु और युवराज दोनों ही हैरान हो गए। अभिमन्यु ने धीरे से कहा, भाभी पिछले जन्म की बात कर रही है शायद। युवराज ने भी हाँ में गर्दन हिल दी। युवराज ने अगला सवाल किया, भाभी क्या वह मिलने आया? क्या आपका प्रेमी आपसे मिलने आएगा? सृष्टि ने कहा, हाँ वह मुझसे मिलने आएंगे, वह अपने वचन को नहीं तोड़ते, मैंने जब जब उन्हें बुलावा भिजवाया है वह मुझसे मिलने आए हैं, आज भी आएंगे, बस उसी का इंतजार कर रही हूँ। थोड़ी देर बाद युवराज ने फिर पूछा, भाभी क्या आपका प्रेमी आपसे मिलने आ गया? इस पर सृष्टि ने मदहोशी की हालत में कहा, हाँ वह देखो सफेद घोड़े पर सवार होकर वह आ रहे हैं। युवराज ने फिर पूछा, क्या नाम है आपका प्रेमी का? कैसे दिखते हैं आपके प्रेमी? सृष्टि कुछ जवाब देती उससे पहले ही अवंतिका उस कमरे में आ गई। अवंतिका को देखकर अभिमन्यु का दिमाग घूम गया। अभिमन्यु इस वक्त अवंतिका का आना खटक रहा था। अभिमन्यु सुलगती हुई आंखों से अवंतिका को देख रहा था और अवंतिका भी गुस्से में अभिमन्यु को देख रही थी। अवंतिका आगे आए और उसने युवराज की तरफ देखकर कहा, सृष्टि को सम्मोहित करने से कुछ नहीं होगा, किसी सवाल का जवाब नहीं मिलेगा और ज्यादा उलझ जाओगे। अभिमन्यु ने अवंतिका की बाजू पकड़ी और उसे कमरे से बाहर निकलते हुए कहा, तुमसे सलाह नहीं मांगी, जब मांगेगे तब दे देना, अभी निकलो इस कमरे से। अवंतिका ने भी दूसरे हाथ से अभिमन्यु की कलाई पकड़ी और उसे अपनी बाजू से हटाते हुए कहा, आपने कसम खा रखी है कि आप मेरी किसी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। मैं कह रही हूँ ना, सृष्टि को सम्मोहित करने से कुछ नहीं होगा, कुछ हासिल नहीं होगा, किसी सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। तभी अभिमन्यु का ध्यान सृष्टि पर गया, जिसे हल्का हल्का होश आ रहा था। अब तो अभिमन्यु को और ज्यादा गुस्सा आ गया। अभिमन्यु ने गुस्से में अवंतिका का हाथ पकड़ा और दूसरे कमरे में खींचता हुआ लाया। अभिमन्यु ने गुस्से में अवंतिका को एक चेयर पर बैठा दिया और अपने दोनों हाथ उसे चेयर के हैंडल पर रखते हुए अवंतिका के करीब जाकर कहा, तो किस हिप्नोटाइज करें तुम्हें? क्या तुम्हें हिप्नोटाइज करने से हमारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे? तभी अभिमन्यु के पीछे पीछे युवराज भी आ गया। अभिमन्यु अभी अवंतिका की आंखों में देख रहा था और अवंतिका भी अभिमन्यु की आंखों में ही देख रही थी। अभिमन्यु की आंखों में कुछ सवाल थे और अवंतिका की आंखों में उन सवालों के जवाब। अभिमन्यु देख तो अवंतिका को रहा था और पूरी तरीके से उसके चेहरे पर झुका हुआ था। अवंतिका भी डर नहीं रही थी, बल्कि पूरे स्वाभिमान के साथ अभिमन्यु को देख रही थी। क्या सृष्टि के पिछले जन्म का राज आएगा सामने? क्या अवंतिका हो जाएगी हिप्नोटिस से? एपिसोड 45। युवराज दोनों को ही देख रहा था और मन ही मन कह रहा था, ये रोमांस है या नफरत? अभिमन्यु ने अवंतिका की आंखों में देखकर गुस्से में कहा, युवराज सृष्टि भाभी को तो कभी भी हिप्नोटाइज कर लेंगे, आज जरा तुम अवंतिका को हिप्नोटाइज करो, पता तो चले कि यह लड़की असल में चीज क्या है। युवराज ने उन दोनों को इतने करीब देखा तो उसे हंसी भी आ रही थी और वह सिचुएशन को समझने की कोशिश भी कर रहा था। युवराज ने अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा, अभिमन्यु मैं बाद में आता हूँ। अभिमन्यु ने गुस्से में कहा, नहीं युवराज, आज इस लड़की को हिप्नोटाइज कर ही देते हैं, ये खुद से तो कुछ सच बोलेगी नहीं, तो हम दूसरे तरीके से इससे सच बुलवा लेंगे। अभिमन्यु पूरी तरीके से अवंतिका के चेहरे के ऊपर झुका हुआ था, इतना कि अभिमन्यु की गर्म सांसें अवंतिका के चेहरे को छू रही थी। धीरे धीरे अभिमन्यु का गुस्सा शांत होता जा रहा था। अभिमन्यु थोड़ा और अवंतिका के करीब जाने लगा तो युवराज ये सब देखकर बाहर चला गया। अभिमन्यु के इतना करीब होने से अवंतिका की आंखें अपने आप ही बंद होने लगी। अभिमन्यु अवंतिका के होंठों को छू पाता उससे पहले ही अवंतिका ने अभिमन्यु के सीने पर हाथ रखा और उसे धक्का देते हुए कहा, राणा साहब हद में रहिए, ये क्या बदतमीजी है। अवंतिका के ऐसा करने से अभिमन्यु अपने होश में आया और उसने महसूस किया कि वह अभी क्या करने वाला था। अवंतिका ने फिर से गुस्से में कहा, राणा साहब अपने जज्बातों को काबू में रखिए, वरना अवंतिका का गुस्सा झेल नहीं पाएंगे। अभिमन्यु अभी अवंतिका को देख रहा था। अभिमन्यु को अपने ऊपर थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था कि वह ऐसे ही अवंतिका के साथ हद कैसे पार कर सकता है। अभिमन्यु कुछ नहीं बोला, जबकि अवंतिका गुस्से में अभिमन्यु को देख रही थी। अवंतिका गुस्से में बाहर जाने लगी तो अचानक ही अभिमन्यु ने उसकी कलाई पकड़ कर कहा, बता क्यों नहीं देती, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? मैं तुम्हारे बारे में सच जानना चाहता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे सवालों का जवाब तुम्हारे पास है, लेकिन तुम देना नहीं चाहती। अवंतिका ने अपना हाथ गुस्से में झटका और अभिमन्यु की आंखों में देखते हुए कहा,
अंडरस्को एक ही बात कह कहकर हम थक गए हैं, लेकिन फिर भी एक बार फिर कह देते हैं, आपको कुछ भी बताने के लिए बाध्य नहीं है हम। अवंतिका जाने लगी तो अभिमन्यु ने उसे फिर से बाजू से पकड़कर दीवार से लगा दिया, फिर अपना माथा भी अवंतिका के माथे से टच करके आंखें बंद कर ली। कुछ देर तक अभिमन्यु और अवंतिका ऐसे ही रहे। अभिमन्यु के ऐसा करने से अवंतिका की आंखें भी अपने आप ही बंद हो गई। अभिमन्यु की गर्म सांसें अवंतिका के होठों पर पड़ रही थी। अभिमन्यु ने फिर कहा, अंडरस्को अवंतिका बता क्यों नहीं देती? हम जिस सच की तलाश में भटक रहे हैं वह सच तुम जानती हो, क्यों जानबूझकर हमें परेशान कर रही हो? बता दो ना सच, मैं अपनी भाभी और भाभी को खुश देखना चाहता हूँ और उसके लिए मेरा सच जानना जरूरी है। अभिमन्यु ने यह बात इतने प्यार से कही थी कि अवंतिका को वह बातें इफेक्ट कर रही थी। अवंतिका अभिमन्यु को कुछ बताना नहीं चाहती थी, लेकिन अभिमन्यु की जिज्ञासा उससे सही भी नहीं जा रही थी। अवंतिका ने भी आंखें बंद किए हुए प्यार से कहा, अंडरस्को राणा साहब वादा करती हूँ, जब वक्त आएगा सब कुछ बता दूंगी। कृपया मुझे बलपूर्वक कुछ मत पूछिए, मैं कुछ भी न बताने के लिए मजबूर हूँ। जब मेरी यह मजबूरी खत्म हो जाएगी मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। अवंतिका ने अभिमन्यु के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन अभिमन्यु उससे दूर नहीं हुआ। अभिमन्यु ने अभी भी अपनी आंखें नहीं खोली और धीरे से फिर पूछा, अंडरस्को अवंतिका एक सवाल का जवाब दोगी? अवंतिका ने अपनी अपनी आंखें खोल दी और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके अभिमन्यु को खुद से दूर कर दिया। अभिमन्यु भी दूर हो गया। अवंतिका ने एक नज़र अभिमन्यु को देखा, उस कमरे से जाने लगी। अभिमन्यु ने अवंतिका को रोकते हुए कहा, अंडरस्को कब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगी? एक न एक दिन तो देना ही होगा। अवंतिका ने बिना पलटे कहा, अंडरस्को आपके पहले सवाल का जवाब हम जरूर देंगे, लेकिन दूसरे सवाल का जवाब हमारे पास नहीं है। हमारे पास क्या, वह तो किस्मत के पास भी नहीं है, इसलिए हमसे दूरी बनाकर रखे वरना दर्द आपको ही होगा। अवंतिका वहां से चली गई। अभिमन्यु कुछ देर ऐसे ही खड़ा रहा, फिर चेयर पर बैठ गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर ऐसे ही बैठे रहने पर उसे बार बार अवंतिका का चेहरा नजर आ रहा था और अचानक की उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई। शाम को अभिमन्यु गार्डन में टहल रहा था, तभी उसके पास युवराज आया और बोला, अंडरस्को क्या हुआ, राजकुमारी जी ने कुछ बताया? अभिमन्यु ने ना में एक गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को वह कुछ नहीं बताने वाली, सच में बहुत सख्त जान है। एक बार डिसाइड कर लिया तो कर लिया, हर सवाल का जवाब एक ही देती है कि हम कोई भी बात बताने के लिए बाध्य ही नहीं है। इस बाध्य की तो। इतना कहकर अभिमन्यु हंस पड़ा। तभी गार्डन में सक्षम भी आ गया। सक्षम को देखकर अभिमन्यु और युवराज दोनों ही दूसरी तरफ चले गए, क्योंकि दोनों ही सक्षम के मुंह नहीं लगना चाहते थे और दोनों ही जानते थे कि सक्षम कोई आम बच्चा नहीं है। तभी सम्राट की गाड़ी हवेली के गार्डन में आकर रुकी। सम्राट गाड़ी से उतरा और उसकी नज़र अभिमन्यु युवराज पर गई। सम्राट ने अपना बैग ड्राइवर को दिया और बोला, अंडरस्को इसे अंदर ले जाओ, और सम्राट खुद अभिमन्यु और युवराज के पास चला गया। अभिमन्यु ने सम्राट से पूछा, अंडरस्को कैसा रहा आज का दिन? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। सम्राट ने कहा, अंडरस्को हाँ सब कुछ ठीक है। सम्राट, युवराज और अभिमन्यु तीनों ही बात कर रहे थे और तभी अभिमन्यु की नज़र सक्षम पर पड़ी, जो सम्राट को गुस्से में घूर रहा था। तभी सृष्टि सबके लिए चाय लेकर आए और उसने टेबल पर चाय रखकर कहा, अंडरस्को लीजिए सब चाय पी लीजिए। युवराज, अभिमन्यु और सम्राट तीनों ही आकर गार्डन में रखे चेयर पर बैठ गए। युवराज और सम्राट बात कर रहे थे, लेकिन अभिमन्यु का पूरा ध्यान सक्षम पर था। सक्षम अब भी गुस्से में सम्राट को घूर रहा था। सृष्टि वही खड़ी थी, उसने ध्यान नहीं दिया और वह सम्राट के थोड़ा आगे आ गई, जिस वजह से सक्षम की नज़र अब सृष्टि की कमर पर पड़ने लगी। सक्षम गुस्से में सृष्टि को घूर रहा था। अभिमन्यु का ध्यान अब भी सक्षम पर था। अभिमन्यु ना जाने क्यों सक्षम के गुस्से से कहीं ना कहीं डर रहा था। और तभी सृष्टि के साड़ी के पल्लू में आग लग गई। ये देखकर सम्राट झटके से उठा और उसने अपने दोनों हाथ से सृष्टि की साड़ी के पल्ले को बुझाने लगा। देखते देखते अभिमन्यु और युवराज भी सृष्टि की साड़ी के पल्ले को बुझाने लगे। तीनों ने मिलकर सृष्टि की साड़ी के पल्ले की आग बुझा दी, लेकिन अभिमन्यु का ध्यान सक्षम पर गया, जिसकी आंखें अब भी गुस्सा उगल रही थी और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। सम्राट ने सृष्टि को देखा तो उसे गले लगाकर कहा, अंडरस्को तुम ठीक हो? सृष्टि ने हमें गर्दन हिला दी। सम्राट ने कहा, अंडरस्को यह आग कैसे लगी? सृष्टि थोड़ा घबराते हुए बोली, अंडरस्को मुझे नहीं पता। अभिमन्यु ने सम्राट को देखकर कहा, अंडरस्को तुम भाभी को लेकर अंदर जाओ। सम्राट सृष्टि को संभालता हुआ अंदर ले आया। आग की वजह से सृष्टि काफी डर गई थी। अभिमन्यु सक्षम के पास गया और गुस्से में बोला, अंडरस्को चाहते क्या हो तुम? क्यों हमारी खुशियों के पीछे पड़े हो? क्यों इस घर में रह रहे हो? चले क्यों नहीं जाते यहाँ से? ये तो मैं जानता हूँ कि तुम इंसान नहीं हो, तो हम इंसानों के बीच क्यों रह रहे हो?
सक्षम ने अभिमन्यु को गुस्से में घूरते हुए कहा, अंडस्को, जब मेरा मकसद पूरा हो जाएगा तब मैं इस हवेली को छोड़कर चला जाऊंगा। अभिमन्यु ने भी गुस्से में कहा, अंडस्को, तुम्हारा ये घटिया मकसद मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा, तुम मेरे भैया भाभी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सक्षम ने भी गुस्से में भारी आवाज में कहा, अंडस्को, तुम अपने भैया भाभी को बचा ही नहीं सकते, कब तक बचाओगे? एक न एक दिन तो उन दोनों की मौत निश्चित है, उन दोनों को मारना ही है, तुम लाख कोशिश कर लो लेकिन उन दोनों की मौत से जीत नहीं सकते। अभिमन्यु कुछ कहता उससे पहले ही वहां अवंतिका आ गई और अवंतिका अभिमन्यु के सामने खड़ी होकर सक्षम को देखती हुई बोली, अंडस्को, अगर अंधेरा है तो उजाला भी है, अगर शैतान है तो भगवान भी है, अगर मौत है तो जिंदगी भी है, अगर कोई मौत से जीत नहीं सकता तो जिंदगी से हार भी नहीं सकता। सक्षम ने अवंतिका को घूर कर देखा और बोला, अंडस्को, तुम मुझे हरा नहीं सकती अवंतिका, मैं तुमसे हार ही नहीं सकता। इतना कहकर सक्षम वहां से चला गया। अभिमन्यु ने अवंतिका की बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया और बोला, अंडस्को, हो क्या रहा है इस हवेली में? तुम सक्षम को कैसे जानती हो? तुम्हें कैसे पता सक्षम कौन है? अवंतिका ने अभिमन्यु से कहा, अंडस्को, राणा साहब सक्षम से दूर रहिए, चाहे वह कुछ भी करें। इतना कहकर अवंतिका हवेली के अंदर जाने लगी तो अभिमन्यु ने उसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींचा और बोला, अंडस्को, अवंतिका, मेरा सिर फट जाएगा, आखिर हो क्या रहा है? जंगल में मैंने सक्षम को उसे कुएं के पास भेड़िए का मांस खाते हुए देखा और यहाँ आज उसने अपनी आंखों में ही सृष्टि की साड़ी का पल्लू जला दिया। तुम सब कुछ जानती हो लेकिन फिर भी कुछ बताने के लिए तैयार नहीं और अब कह रही हो कि मैं उससे दूर रहूं। मैं उससे कैसे दूर रह सकता हूँ? वह सृष्टि और सम्राट की जान के पीछे पड़ा है, इतना तो मैं भी समझ गया हूँ। अवंतिका ने फिक्र करते हुए कहा, अंडस्को, राणा साहब जो कह रही हूँ उससे समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैंने आपसे कहा है कि आप सक्षम के आसपास नहीं जाएंगे तो मतलब आप सक्षम के आसपास नहीं जाएंगे। जितना हो सके सक्षम से दूरी बनाकर रहिए, उसके किसी भी सवाल का जवाब मत दीजिए और ना ही उससे कोई सवाल कीजिए। अवंतिका इतना बोलकर हवेली के अंदर चली गई और अभिमन्यु फिर से वही खड़ा हो गया जहां खड़ा था। आज भी अवंतिका ने अभिमन्यु को जवाब नहीं दिया। रात के समय सब दिन कर रहे थे। दादाजी ने सम्राट की तरफ देखकर कहा, अंडस्को, कल हवेली में पूजा है। ये सुनते ही सम्राट के हाथ रुक गए। सम्राट ने कहा, अंडस्को, दादाजी, 1 महीना हो गया, कल फिर मुझे उस बड़े से हवन कुंड के सामने बैठना है। दादाजी, यह पूजा कब तक होगी? मैं इतनी अग्नि बर्दाश्त नहीं कर पाता। दादाजी ने उदास भरी आवाज में कहा, अंडस्को, ऐसा मत कहो सम्राट, ये पूजा तो हर महीने होती है और इस बार तो इस पूजा में सृष्टि भी तुम्हारे साथ बैठेगी। सम्राट का पूजा में बैठने का बिल्कुल मन नहीं था, फिर भी अपने दादा दादी के कहने पर उसने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडस्को, ठीक है दादाजी, कल हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, पूजा में बैठ जाऊंगा। दादी ने फिर सृष्टि को देखकर कहा, अंडस्को, सृष्टि, कल महापुरोहित जी आएंगे और कल तुम्हें भी सम्राट के साथ पूजा में बैठना है। लाल रंग की साड़ी पहन लेना और पूरा श्रृंगार करना। सृष्टि ने भी दादी की बात सुनकर हाँ में गर्दन हिला दी। दिन करने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए। सृष्टि जब पानी का जग लेकर अपने कमरे में आई तो सम्राट कमरे में लैपटॉप पर काम कर रहा था। सृष्टि ने कहा, अंडस्को, डॉक्टर जी सो जाए, इतना काम करेंगे तो थक जाओगे, कल आपको हवन में भी बैठना है। क्या इस बार भी सक्षम हवन में विघ्न डाल पाएगा? क्या सृष्टि और सम्राट इस हवन में दिल से बैठ पाएंगे?